मौसमी सब्जियों में बात करें तो हरी मटर की, तो इससे बने व्यंजनों का स्वाद ही लाजवाब होता है। इसके लिए बाजार में अच्छी मांग भी रहती है। तो आप कैसे करें हरी मटर की वैज्ञानिक खेती, इसके लिए देखिए कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाइयों, मटर की खेती हरी फली, साबुत मटर तथा दाल के लिए की जाती है। मटर की हरी फलियां सब्जी के लिए तथा सूखे दानों का उपयोग दाल और अन्य भोज्य पदार्थ तैयार करने में किया जाता है। हरी मटर के दानों को सुखाकर या डिब्बा बंद करके संरक्षित कर बाद में उपयोग किया जाता है। दलहनी फसल होने के कारण इसकी खेती से भूमि की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है। हरी फलियों के लिए मटर की खेती करके कम समय में अधिक मुनाफा कमाने के लिए यह एक अच्छा विकल्प है। इसके अलावा अगली फसल के लिए खेत भी शीघ्र खाली हो जाता है। इसलिए आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं हरी फलियों हेतु मटर की खेती के बारे में। भूमि का चयन और तैयारी। किसान भाइयों, मटर के लिए उपजाऊ तथा जल निकास वाली मिट्टी सर्वोत्तम है। इसकी खेती के लिए मटियार दोमट और दोमट मिट्टियां उपयुक्त रहती हैं। सिंचाई की सुविधा होने पर बलुआर दोमट भूमियों में भी मटर की खेती की जा सकती है। अच्छी फसल के लिए मृदा का पीएच मान 6.5 से 7.5 होना चाहिए। खरीफ की फसल काटने के बाद मिट्टी पलटने वाले हल से एक जुताई की जाती है। उसके बाद 2 से 3 जुताइयां देसी हल या कल्टीवेटर से की जाती हैं और प्रत्येक जुताई के बाद खेत में पाटा चलाना आवश्यक है, जिससे ढेले टूट जाते हैं और भूमि में नमी का संरक्षण भी हो जाता है। खाद और उर्वरक प्रबंधन। किसान भाइयों, मटर की अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए संतुलित मात्रा में खाद एवं उर्वरकों का देना आवश्यक है। खेत की अंतिम जुताई के समय 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद या कंपोस्ट मिट्टी में मिला देना चाहिए। उर्वरकों की सही मात्रा का निर्धारण मृदा परीक्षण के आधार पर किया जा सकता है। दलहन फसल होने के कारण मटर में नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता नहीं होती है। हरी मटर के लिए 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम सल्फर तथा 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम सल्फर प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई से पहले खेत में मिला देना चाहिए, जिससे फसल की उचित पैदावार होती है। सब्जी वाली मटर की उन्नतिशील किस्में। किसान भाइयों, हरी फलियों का अधिक उत्पादन देने वाली किस्मों की बात करें तो उनमें प्रमुख है अर्किल, बोनविले, जवाहर मटर 5, जवाहर मटर 83 इत्यादि। इन किस्मों की उपज क्षमता 9 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हरी फलियां हैं। आप इनमें से किसी भी किस्म का चयन कर बुआई कर सकते हैं। बीज की मात्रा और बीजोपचार। किसान भाइयों, बीज की मात्रा बोने के समय किस्म और बुआई विधि पर निर्भर करती है। इसके लिए स्वस्थ एवं प्रमाणित बीज की ही प्रयोग करना चाहिए। अगेती बोनी किस्मों के लिए बीज दर 100 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। बीज तथा भूमि जनित बीमारियों से बीज एवं पौधों की सुरक्षा के लिए मैकोजेब दवा 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से बीजोपचार अवश्य करें। इसके बाद बीज को राइजोबियम कल्चर एवं पीएसबी कल्चर 5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिस्से से उपचारित करें। छाया में सुखाकर सुबह या शाम को बुआई करना चाहिए। बुआई की उन्नत तकनीक। किसान भाइयों, हरी फलियों के लिए मटर की बुआई 20 सितंबर से 15 अक्टूबर तक करनी चाहिए। मटर की बुआई अधिकतर हल के पीछे कूड़ों में की जाती है। इसके अलावा मटर की बुआई के लिए सील ड्रिल का भी उपयोग किया जा सकता है। इसके लिए कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखते हुए बीज की बुआई 4 से 5 सेंटीमीटर की गहराई पर करनी चाहिए। खरपतवार नियंत्रण के उपाय। मटर की फसल में रासायनिक विधि से खरपतवार नियंत्रण के लिए खरपतवार नाशी दवा पेंडामिथालिन 3.3 लीटर को 1000 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के 72 घंटे के अंदर छिड़काव करें, जिससे मटर की फसल में खरपतवारों का प्रकोप कम हो जाता है। इसके अलावा मटर की खड़ी फसल में खरपतवार नियंत्रण करने के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई कर फसल को खरपतवारों से मुक्त रखें, जिससे मटर की फसल का उचित विकास हो सके। मटर की फसल में सिंचाई प्रबंधन। मटर की फसल से अच्छी उपज लेने के लिए मिट्टी के प्रकार को देखकर फसल की जरूरत के हिसाब से सिंचाई करना चाहिए। जहां तक संभव हो सके तो सिंचाई के लिए स्प्रिंकलर विधि का प्रयोग करें या फिर खेत में 3 मीटर की दूरी पर नालियां बनाकर रिसाव
पद्धति द्वारा सिंचाई करें। मटर में हमेशा हल्की सिंचाई करनी चाहिए। अधिक पानी होने पर फसल पीली पड़कर सूख जाती है। किसान भाइयों, इन सभी बताई हुई बातों को ध्यान में रखते हुए यदि आप हरी मटर की खेती करते हैं तो आपको अधिक और गुणवत्ता युक्त मटर की हरी फलियों की प्राप्ति होगी। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। हमारे राज्य के अधिकतर किसान भाई गाय भैंस का पालन करते हैं। आप पशुओं से स्वच्छ और शुद्ध दूध का उत्पादन लेने के लिए दूध दोहन से लेकर उसे बाजार में बेचने तक कौन कौन सी सावधानियां रखें, इसके लिए जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर वीएन गौतम। आज हम किसान भाइयों में बात करेंगे स्वच्छ दुग्ध उत्पादन। सबसे पहले स्वच्छ दुग्ध उत्पादन हमें क्यों करना है, इस पर ज़्यादा चर्चाएं होनी चाहिए। स्वच्छ दुग्ध उत्पादन जो है हमारी जितनी भी कम्युनिटी है, जितने भी कंज्यूमर्स हैं दूध के, उनको बीमारियों से बचाने के लिए किया जाता है। तो सबसे पहली बात करेंगे कि हम स्वच्छ दूध उत्पादन कैसे करें। सबसे पहला घटक है कि आपको खाने के लिए पशुओं को क्या देना है। खाने के समय ऐसी चीज़ों को अवॉइड करें कि जो थोड़ी सी भी हवा चलने पर या थोड़ी सी भी छींक आने पर जानवर के आपके दूध में जा सके। दस्ती दाने के अलावा जैसे किसान भाई कई बार अत्यधिक मात्रा में प्याज उत्पादन हो गई तो उसको पशु के सामने डाल देते हैं। अत्यधिक मूली का उत्पादन हो गया, पशु के सामने डाल देते हैं। अत्यधिक गोभी, पत्ता गोभी, फूल गोभी का उत्पादन हो गया, वो भी पशु के सामने डाल देते हैं। और इससे अल्टीमेटली जो कंज्यूमर प्रोडक्ट आता है, हमारा दूध आता है, उस पर भी इसका अनुकूल प्रभाव नहीं पड़ता। इसकी स्मेल आती है, तो इस चीज़ को भी अवॉइड करें, इससे भी आपका प्रत्यक्ष नुकसान होता है। हमारे कुछ पशुपालक भाई गाय तथा भैंसों का दूध निकालते समय लापरवाही करते हैं, जिसके कारण दूध की गुणवत्ता तो खराब होती ही है, साथ ही साथ ऐसे दूध का सेवन करने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए आप दूध दोहन के समय कौन कौन सी सावधानी रखें, आइए जानते हैं। स्वच्छ दूध उत्पादन के विभिन्न घटकों में सबसे पहला घटक है कि पशु की साफ सफाई कैसे रखनी है। सबसे प्रथम कार्य है, जैसे ही लाएं उसके पहले हम उसको अच्छी तरह से साफ सुथरा कर लें और उसके एन के पास जो थन है उसके पास गर्म पानी से उस जगह को साफ करें। नीचे कुछ डर्ट, डस्ट कुछ या गंदगी छपी हुई है उसको करें और इसके पश्चात आपको साफ सूखे हुए कपड़े से पशु के थन को साफ करें। इसके पश्चात जब हम पशुओं को दुहने जाते हैं उसके पूर्व में ही दोनों पीछे के पैर बांधते हैं। पैर बांधने के साथ साथ उसकी पूंछ भी बांध देनी चाहिए, क्योंकि पूंछ बार बार हिलाती है तो पूंछ से भी कचरे और कंटामिनेशन दूध में जाता है। इसके पश्चात हम बात करेंगे कि जानवर का जो स्थान है वो कैसा होना चाहिए। जानवर के स्थान जो है साफ़ सुथरा होना चाहिए। दूसरे अन्य जो जानवर हैं वो आसपास के जानवर भी साफ़ सुथरे होने चाहिए, या कहीं एक ऐसा स्पेस बनाना चाहिए जहाँ पर आप सेपरेट मिल्किंग कर सकें, जिससे कि दूसरे जानवरों का भी कंटामिनेशन ना आए। इसके बाद बात करेंगे दूध दोहने वाले ग्वाले की। ग्वाले को जब भी आप दूध दोहने के लिए बुलाते, सबसे पहले दूध दोहन करने वाले ग्वाले के नाखून कटे हुए होने चाहिए तथा उसे अपने सिर पर कपड़ा बांध लेना चाहिए। दूध निकालते समय धूम्रपान नहीं करना चाहिए। ग्वाले को पूर्ण हस्त विधि से ही दूध निकालना चाहिए। हाथों की गदेलियों में आसपास कुछ इस तरह के कटा फटा या कुछ ऐसा रोग ना हो जो कि आपके दूध दोहने के साथ साथ दूध में चला जाए। समय समय पर ग्वाले की भी हेल्थ स्टेटस देखना चाहिए। कई बार सर्दी, खांसी और फ्लू वगैरह जो आती हैं बीमारियां, उससे वो ग्रसित ना हो, नहीं तो वो कंटामिनेशन दूध में चला जाएगा। इसके बाद आपको जो ग्वाला है उसके प्रतिदिन के जो कपड़े हैं, जो सामान्य कपड़े हैं, उससे अलग होने चाहिए। जब वो दूध दोहने आता है उस साफ सुथरे कपड़े होने चाहिए जो अलग रहें। इसके पश्चात बात करेंगे कि बर्तन किस तरह का होना चाहिए। जिस बर्तन में दूध दोहना है उसका मुंह छोटा हो तथा दूध दोहन से पहले उस पात्र की अच्छी तरह से धुलाई कर तेज धूप में सुखाएं और साफ कपड़े से पोंछकर ही दूध निकालें। दूध उत्पादन के पश्चात जब हम दूध कलेक्ट करते हैं, जब दूध हम ट्रांसफ़र करते हैं उस बकेट से, तो उस चीज़ में भी ध्यान रखना चाहिए कि दूसरे किसी व्यक्ति का हाथ ना लगे, जो कि जिसके हाथ साफ ना हो, और सीधे डायरेक्ट उसी व्यक्ति को ट्रांसफ़र करना चाहिए जिसके हाथ साफ सुथरे हैं।
हाँ, बर्तन हैं उनको सेपरेट करके धुलाई करनी चाहिए। धुलाई करने के पश्चात 2 से 3 घंटे धूप में रखें। इसके बाद पलटा करके रख दें, जिससे उसके अंदर का जो भी थोड़ा मोड़ा पानी बचा है वो पूरा ड्रेन हो जाए। जो दूध का भंडारण है, दूध के भंडारण में भी ये सावधानी रखनी है कि आसपास कोई ऐसा फीड गोडाउन ना हो, मच्छर मक्खी की जैसा स्थान ना हो जहाँ पे गंदगी हो और वहाँ पर हम कर रहे हैं। इससे भी हमारा स्वच्छ दुग्ध उत्पादन नहीं हो पाएगा। उस जगह पर आप लगातार जो है मक्खियों की आवाक ना हो, इसलिए जालियां लगाएं और दिन में 2 से 3 बार उस जगह पर पोछे की व्यवस्था करें, जो फिनाइल वगैरह जो कीटाणुनाशक जो हैं उनका उपयोग हो, जिससे कि मक्खी मच्छर के पनपने की संभावना ना हो। और कोशिश यही करनी चाहिए कि ज़्यादा देर इसका भंडारण ना करें, दूध का और कंज्यूमर तक तुरंत पहुंच जाए। तो इसलिए इसकी व्यवस्था बनानी चाहिए कि तुरंत कलेक्शन के पश्चात वो तुरंत बढ़ जाए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों को अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के मौसम विभाग से प्राप्त मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर रायपुर, कबीरधाम, दुर्ग और इनके आसपास के जिलों के किसानों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में आगामी 4 दिनों तक हल्के से मध्यम बादल छाए रहने तथा हल्की वर्षा होने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान कोरोना कोविड-19 के गंभीर फैलाव को देखते हुए कृषि कार्यों को करने के दौरान भारत सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश जैसे व्यक्तिगत स्वच्छता, मास्क का उपयोग, सही अंतराल पर साबुन से हाथ धोना एवं एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाए रखना बेहद जरूरी है। किसान इन सभी दिशा निर्देशों का पालन करें। वातावरण में नमी की मात्रा अधिक होने के कारण खड़ी फसलों में कीट व्याधि और रोग का प्रकोप बढ़ने की संभावना है। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि अपने खेतों में लगी फसलों की सतत निगरानी करें। मौसम साफ रहने एवं वर्षा न होने पर ही कीटनाशक एवं फफूंदनाशक दवाइयों का छिड़काव करें। धान की शीघ्र पकने वाली फसल अभी पुष्पन अवस्था में है। यदि इनमें 50% पुष्पन हो चुका हो तो नत्रजन की तीसरी किस्त का छिड़काव करें। पोटाश की सिफारिश मात्रा का 25% भाग फूल निकलने की अवस्था पर टॉप ड्रेसिंग करने से धान के दानों की संख्या एवं वजन में वृद्धि देखी गई है। इस समय धान की फसल में कहीं कहीं माहू कीट का प्रकोप शुरू हो गया है। इसके लिए धान की फसल की सतत निगरानी करें एवं कीटों की संख्या प्रति पौधा 10 से 15 होने पर विप्रोफिजिन 800 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। धान में तना छेदक कीट की निगरानी करें एवं फेरोमोन ट्रैप 2 से 3 प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करें। कीट का अधिक प्रकोप होने पर क्यूनाल फॉस दवा का छिड़काव करें। इस समय धान की फसल में झुलसा रोग का प्रकोप हो सकता है। इस रोग की प्रारंभिक अवस्था में निचली पत्तियों पर बैंगनी रंग के धब्बे पड़ते हैं, जो धीरे धीरे बढ़कर आँख या नाव के आकार के समान चौड़े होने लगते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए टेबुकोनाजोल 750 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 500 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। धान की फसल में इस समय जीवाणु झुलसा रोग एवं शीत ब्लाइट रोग का लक्षण दिखाई दे रहा है। ऐसे में खेत से जल निकास की उचित निकासी करें एवं पोटाश 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। सोयाबीन की फसल में इस समय गर्डर बीटल का प्रकोप हो सकता है। इसकी रोकथाम के लिए किसान भाई बीटा साइक्लोथ्रिन और इमिडाक्लोरोपिड 300 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। मध्यकालीन फूल गोभी की पौध तैयार हो गई हो तो उसका रोपण शीघ्र करें एवं रोपण से पूर्व पौधों को फफूंदनाशी दवा से उपचारित करें। बैगन, मिर्च, टमाटर में टपक विधि से सिंचाई करें एवं 19-19-19 घुलनशील खाद का प्रयोग करें। गोभी वर्गीय सब्जियों के साथ साथ शलजम, गाजर हेतु उपयुक्त किस्म का चयन कर थरहा एवं बीज की बोनी करें। साग सब्जी वाली फसलों में नमी की कमी होने पर सिंचाई करें।
एवं समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। इस माह में बकरियों एवं भेड़ों को एंट्रोटॉक्सिमिया नामक बीमारी का टीका अवश्य लगवाएं। बढ़ते मेमनों को 6 से 10 सप्ताह की उम्र में इस बीमारी का टीका लगवाएं। पशु बाड़े एवं मुर्गी घरों में दिन के समय पंखा चलाकर रखें ताकि सीलन युक्त हवा बाहर निकलती रहे एवं उमस वाला वातावरण ना हो। यदि बिछावन गहरी हो तो उसे बारिश के दिनों में अलटते पलटते रहना चाहिए। इससे बिछावन सूखा बना रहेगा। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसके तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम देवरा, जिला नरसिंहपुर के कृषक कमल सिंह ने। यह ट्रैपों के माध्यम से फसलों में कीट नियंत्रण कैसे करें इस विषय पर जानकारी चाहते हैं। तो कमल सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। मैं ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि कोई भी सब्जी है उसमें जो लाभांश होता है किसान का उसका 40 से 45% प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स पे खर्च होता है। कीट कम ज्यादा सभी फसलों में लगते हैं और इनके लिए रसायनों का छिड़काव किया जाता है जो ना ही उत्पाद के लिए सही होता है और ना ही मिट्टी के लिए। और सब्जी वाली फसलों के लिए रसायनों का प्रयोग और खतरनाक है, इसीलिए सब्जियों में रसायनों के प्रयोग से बचें। यहाँ बात करेंगे सब्जी की फसलों में ट्रैप के प्रयोग के बारे में। यहाँ करेला की फसल लगी हुई है और इसमें हमने ट्रैप्स लगाए हैं। ट्रैप्स से जो भी सुंडी पैदा होगी, जो फलों को नुकसान पहुँचाएगी, वो इसमें आ जाएगी और हमें कोई भी केमिकल का स्प्रे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो निश्चित रूप से जो पहले केमिकल का स्प्रे करते थे हम, तो उसमें जो खर्चा 15-16 हज़ार रुपये पर एकड़ का आता था, आज वो घट के 4-5 हज़ार रुपये हो गया है, सिर्फ ये ट्रैप्स की वजह से। भिंडी में, करेला में या जो भी और सब्जियां हैं उसमें ये सुंडी जो है ज़्यादा नुकसान करती है और कीड़े काफ़ी परेशान करते हैं और किसान जो है स्प्रे करते करते थक जाता है। अब इसमें हमने जो कराया है तो इसमें बैक्यूलोर है, जो फेरोमोन ट्रैप है उसमें बैक्यूलोर लगाया जाता है। जितनी भी बेल वाली सब्जियां हैं उसमें बैक्यूलोर लगाया जाता है और भिंडी में या टमाटर में या दूसरी सब्जियों में वो अलग अलग फेरोमोन ट्रैप्स होते हैं। बेल वाली सब्जियां होती हैं, बेल वाली सब्जियों के लिए बैक्यूलोर ही यूज होता है। बाकी और टमाटर है या और कोई वेजिटेबल सब भिंडी है, उनके लिए अलग अलग ल्योर यूज होते हैं, जैसे हेली ल्योर है, स्पोडो ल्योर है, एरबिटी ल्योर है। तो बेल वाली क्योंकि हमें करेले की फसल में लगाना है इसलिए ये बैक्यूलोर लगेगा। इसमें बैक्यूलोर आप देखेंगे तो ये इस तरह से ये बैक्यूलोर लगा दिया इसमें। अब इसको पानी भर देंगे और इसके जो खांचे हैं उनमें इसे फिट कर देंगे। नीचे इसमें अंदर पानी भरा हुआ है तो ये फिट हो गया, इसको टांग देंगे। तो इसमें जो गंध आएगी उस गंध से अंदर कीड़े जाएंगे और कीड़े इसमें पानी में ही गिरते रहेंगे, बाहर नहीं निकल पाएंगे। फेरोमोन ट्रैप अगर आप प्रयोग करते हैं तो लागत बहुत कम आती है। एक ट्रैप की कीमत लगभग 70 से 80 रुपए तक होती है और 1 एकड़ के लिए 5 से 6 ट्रैप की जरूरत होती है। ये ट्रैप कृषि रक्षा इकाई केंद्र या निजी खाद बीज की दुकानों पर उपलब्ध है। इसी कड़ी में जो दूसरा प्रश्न कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम जावरोल, जिला सिवनी के कृषक प्रकाश गुर्जर ने। यह मुर्गियों में होने वाली कॉक्सीडियोसिस बीमारी की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो प्रकाश गुर्जर जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। नमस्कार किसान भाइयों, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि अब बरसात का मौसम समाप्त हो रही है और आस्ते आस्ते ठंड की शुरुआत हो रही है।
और इस परिस्थितियों में जो किसान भाई मुर्गी पालन कर रहे हैं उनके लिए इस मौसम में कुछ परेशानी आती है। जैसे कि देखा जाता है इस मौसम में कि खासकर मुर्गी का जो बिछावन है वो गीला रह जाता है। गीले रहने के कारण एक बीमारी है जो मुर्गियों में बहुत ज़्यादा मृत्यु दर का कारण बनती है, जिसे हम लोग कॉक्सिडियोसिस या रक्त पेचिश या खूनी पेचिश के नाम से भी हम लोग जानते हैं, जो कि बहुत ही जानलेवा बीमारी है मुर्गियों के लिए। ये प्रोटोजोआ जनित रोग है जिसके कारण चूजों में अधिक मृत्यु दर तथा पठौरों में देरी से अंडा देने की अवस्था तथा वयस्क मुर्गियों में अंडा देने की क्षमता में कमी आती है। और ये जो प्रोटोजोआ है ये फैलने का मुख्य कारण बनता है मुर्गी का बिछावन जो अगर गीला रह गया हो या फिर खाने पीने के सामान से फैल सकती है। इस बीमारी में जो मुर्गियों में मुख्य लक्षण देखा जाता है वो देखा जाता है कि इसमें जो दस्त आता है या पेचिश जो होता है वो खूनी लाल रंग का होता है, ये इसका मुख्य लक्षण है। और इसमें देखा जाता है कि चूजा जो होता है वो खाना पीना छोड़ देते हैं और वो क्या बोलते हैं सुस्त होते हैं और पंख झुका कर आँख मुंद कर कोने में बैठ जाते हैं या फिर खाना पीना पूरी छोड़ देते हैं। तो ऐसी स्थिति में और इसके साथ अगर खूनी पेचिश भी हो रहा है तो ऐसी स्थिति में हम ये समझ जाते हैं कि हमारे मुर्गी को कॉक्सिडियोसिस या खूनी दस्त हो गया है। रोकथाम। डीप लिटर पद्धति से बिछावन को सदैव सूखा रखें। यदि बिछावन गीला हो जाए तो उसे तुरंत हटा दें। बिछावन को सप्ताह में 2 बार अवश्य पलटी दें। बाह्य परजीवियों को नियंत्रित रखें। कॉक्सिडियोसिस रोग की जानकारी मिलने पर तुरंत पशु चिकित्सक की सलाह से उपचार करें। इसके अलावा जो क्या होता है इसके उपचार के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इसके उपचार के लिए बाजार में कुछ दवाइयाँ उपलब्ध है जिसको कि जैसे कि एम्प्रोलियम सॉल्ट है, मेराजीन और क्या होता है इसके अलावा और भी जो कुछ दवाइयाँ हैं जो बाजार में उपलब्ध है, इन दवाइयों का प्रयोग हम उसमें दिए गए निर्देश के अनुसार कर सकते हैं या फिर नज़दीक के पशु चिकित्सक उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। तो वो भी इसका जो क्या होता है सही उपयोग जो है या सही तरीका क्या है देने का दवा देने का वो भी बता देंगे। या फिर हम जो क्या होता है जो भी दवा लेंगे उसके ऊपर भी निर्देश लिखा जाता है, उस निर्देश के अनुसार भी हम ये दवा देकर मुर्गियों को कॉक्सिडियोसिस से बचा सकते हैं। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।